नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नए भी बन गए, जो क्वेश्चन अब की बार जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसके अंदर आए थे। तो दोस्तों, इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी पढ़ेंगे। तो जो इस टॉपिक का ये पहला वीडियो होगा, इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएंगे हम लोग। इस चैप्टर का ओनली परिचय करवाएंगे आज के वीडियो में। उसके बाद में परिचय के बाद में जो चीज़ें आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, टॉपिक हमारे सामने कौन सा? आनुवंशिकी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आनुवंशिकी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? जो आनुवंशिकी वर्ड है, जो आनुवंशिकी शब्द है, सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक है डब्ल्यू वाटसन। कौन सा वैज्ञानिक है? डब्ल्यू वाटसन। इस डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, देखिए आनुवंशिकी विज्ञान की बात करें। किसकी बात करें? आनुवंशिकी विज्ञान की बात करें तो दोस्तों, सर्वप्रथम आनुवंशिकी विज्ञान के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? स्वाभाविक है, जिसने आनुवंशिकी विज्ञान के बारे में बताया उस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी विज्ञान का जनक या पिता बोलेंगे। तो दोस्तों, आनुवंशिकी विज्ञान के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों का आंसर भी अलग अलग है। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आनुवंशिकी का जनक या पिता कौन है, तो आनुवंशिकी का जनक या पिता किसे कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और यदि आपसे ये पूछा जाए आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो दोस्तों आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू वाटसन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। देखिए, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकी विज्ञान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, एक चीज़ मेरी यहाँ पर समझना, देखिए होता क्या है। जैसे मैं सिंपल आपको बताना चाहूँ तो एक तो मान लो मेल और एक फीमेल। तो दोस्तों, यहाँ पर मेल की जगह मैंने लिख दिया पिता और फीमेल की जगह यहाँ पर लिख दिया मैंने माता। मतलब या तो पिता या माता मान लो या मेल और फीमेल मान लो। अब दोस्तों, होता क्या है, मेल और फीमेल के अंदर मतलब माता या पिता के अंदर विशेष प्रकार की जनन कोशिकाएं होती है, रिप्रोडक्शन सेल होती है। दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही रिप्रोडक्शन सेल होती है, जनन कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा संतान का निर्माण होता है। और दोस्तों, इन फीमेल के अंदर, महिला में या माता के अंदर जो जनन कोशिका होती है वो होती है अवम। कौन सी होती है? अवम, अंडाणु। और मेल के अंदर, पुरुष में पिता के अंदर जो जनन कोशिका होती है वो कौन सी होती है? शुक्राणु। और दोस्तों, जनन कोशिका किसको बोलेंगे? ऐसी कोशिकाएं जिनके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है उनको जनन कोशिका कहेंगे। अब मैंने आपको बोला कि ये जनन कोशिका है और ये भी जनन कोशिका है। स्वाभाविक है, अगर ये दोनों ही जनन कोशिका है
अगर अंडाणु शुक्राणु दोनों ही जनन कोशिकाएं है तो इनके द्वारा किसका निर्माण होगा? संतान का। तो दोस्तों फाइनली मैं ये बोल दूं आपको कि अंडाणु शुक्राणु मेल और फीमेल के बीच में यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से महिला के अंडाणु से कौन मिल जाता है? पुरुष का शुक्राणु। मेल और फीमेल इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पुरुष का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, ये किससे आकर मिल जाता है? महिला के अंडाणु से, फीमेल के अवम से। और दोस्तों जैसे ही शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? संतान का। किसका निर्माण होगा दोस्तों? संतान का। अब देखिए जैसे साइड में एक कोशिका चैप्टर होता है दोस्तों, सेल्स वाला कोशिका वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने करवा दिया को आपको। एक सिंपल चीज होती है दोस्तों, देखिए चाहे कोई सी भी सेल हो, हर सेल के अंदर गुणसूत्र होते हैं, जीन होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। और दोस्तों चाहे सेल अंडाणु हो ये भी कोशिका है, शुक्राणु ये भी कोशिका है, एनीवन कोई सी भी कोशिका हो, हर कोशिका में गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए होते हैं। अब दोस्तों सिंपली कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। चाहे कोई सी भी कोशिका हो, कितने क्रोमोसोम होते, कितने गुणसूत्र होते? 46। अब दोस्तों जैसे गुण अपने सेल डिवीजन का नाम सुना होगा, कोशिका विभाजन का नाम सुना होगा। तो दोस्तों कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री। सिंपल बताना चाहूँ, अर्धसूत्री और समसूत्री। दोस्तों जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और अन्य सभी कोशिकाओं में समसूत्री। तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं? जनन कोशिका। जनन है तो कौन सा कोशिका विभाजन होगा? अर्धसूत्री। और दोस्तों अर्धसूत्री का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाए। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलना चाहूँ, मान लो ये 46 है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितने कितने हो जाएंगे? 23 23। फीमेल है तो 22 + x 22 + x। और इधर भी मान लो मैं अलग अलग कर दूँ तो 23 और 23। मेल है तो एक तो 22 + x होगा, एक 22 + y होगा, वो अलग चीज है। अब दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गुणसूत्र आधे आधे हुए, 46 का 23 23, उधर भी 23 23। अब देखिए अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे, कौन बनेगा? संतान बनेगी, भ्रूण बनेगा, फिटस बनेगा। अब दोस्तों होता क्या है, इधर से 23 गुणसूत्र, अंडाणु के जो 23 गुणसूत्र हैं इधर से ये आते हैं और इधर शुक्राणु के जो 23 गुणसूत्र है ये आते हैं। अंडाणु के 23, शुक्राणु के 23 किसमें आएंगे? संतान में। 23 ये तो संतान में भी कितने आ जाएंगे? 46। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, या ये भी बोल दो 23 जोड़े। अब दोस्तों होता क्या है, जो महिला के 23 गुणसूत्र संतान में आए, ये गुणसूत्र महिला के गुण लेकर आएंगे किसमें? संतान के अंदर। महिला के लक्षण लेके आएंगे किसमें? संतान में। और दोस्तों जो गुणसूत्र 23 पिता के इसमें आई संतान में, ये 23 पिता वाले गुणसूत्र पिता के गुण लेकर आएंगे संतान में, या ये बोल दो पिता के लक्षण लेके आएंगे संतान में। तो दोस्तों कहने का मतलब अंडाणु शुक्राणु के जरिए, और अंडाणु शुक्राणु में भी किसके जरिए? गुणसूत्रों के जरिए, या गुणसूत्रों के साथ में, या गुणसूत्रों के द्वारा माता पिता के गुण, माता पिता के लक्षण किस में आते हैं? संतान में। और दोस्तों ऐसे लक्षण
ऐसे गुण, ऐसे लक्षण, ऐसे गुण जो माता पिता से संतान में आते हैं, ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं, उन सभी लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। दोस्तों, ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं, उन सभी लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और दोस्तों, विज्ञान की जिस शाखा में आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, आनुवांशिक लक्षण क्या किसको बोलेंगे? ऐसे लक्षण जो माता पिता से किस में आते हैं? संतान में। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? स्थानांतरित होते हैं, या बोल दो लक्षण क्या होते हैं? लक्षणों का क्या होता है दोस्तों? विचरण होता है। लक्षण स्थानांतरित होते हैं, लक्षणों का विचरण होता है, या लक्षणों का आदान प्रदान होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये सारा फंडा बताया, क्योंकि ये एलडीसी में कई बार पूछ लिया। और दोस्तों, सिंपली क्वेश्चन आता है, आनुवांशिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? और दोस्तों, ऑप्शन में डाल देता आनुवांशिक लक्षण। वह देखो, चार ऑप्शन, चारों में ये शब्द जरूर डालेगा, आनुवांशिक लक्षण, क्योंकि अपने माइंड में ये बात तो कन्फर्म है कि आनुवांशिक लक्षणों का होगा। लेकिन आगे देखो क्या डालता है, आनुवांशिक लक्षण व गुणसूत्रों का, आनुवांशिक लक्षण व जीन का, आनुवांशिक लक्षण व डीएनए आरएनए का, और एक को डालता आनुवांशिक लक्षण व इनके स्थानांतरण का। तो दोस्तों, आनुवांशिक लक्षण व इनके स्थानांतरण का ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी डाल सकता है आनुवांशिक लक्षण व इनके विचरण का, ऐसे भी डाल सकता है आनुवांशिक लक्षण व इनके आदान प्रदान का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिंपल मैंने आपको बताया, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकी का जनक के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके अलावा आनुवांशिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिक लक्षण व इनके स्थानांतरण का। अब देखिए दोस्तों, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिसने आनुवांशिकी के बारे में बताया, दोस्तों इसने आनुवांशिक लक्षणों को समझने के लिए प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों को समझने के लिए दोस्तों क्या किया? प्रयोग किया। और प्रयोग किस पर किया? पादपों के ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवांशिक लक्षणों को समझने के लिए किस पादप पर प्रयोग किए, या सर्वप्रथम किस पादप का चयन किया? तो दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवांशिक लक्षणों को समझने के लिए, आनुवांशिक लक्षणों को जानने के लिए किस पादप पर प्रयोग की? मटर के पौधे पर। कौन से पौधे पर? मटर के पौधे पर। और दोस्तों, अब की बार एक एलडीसी में बड़ा ही अलग ही क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के अलावा किस पादप पर प्रयोग किए? कहने का मतलब दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 पादपों पर प्रयोग किए। कितने पेड़ पौधों पर? 2 पेड़ पौधों पर प्रयोग किए। 2 में से एक तो कौन सा हो गया? मटर वाला, और एक था हेरासमियर का। एक कौन सा पादप था? हेरासमियर। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 पेड़ पौधों पर प्रयोग किए, 2 पादपों पर प्रयोग किए, एक तो मटर का था और एक हेरासमियर का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे, आनुवांशिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवांशिक लक्षणों को समझने के लिए किस पादप का प्रयोग किया? मटर का। किस पादप पर प्रयोग किए? मटर पर। या किस पादप का चयन किया? मटर का। और ये क्वेश्चन पूछ ली, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के अलावा किस पादप पर प्रयोग किए? तो मटर के अलावा किस पादप पर प्रयोग किए? हेरासमियर पर। दोस्तों, जो मटर है
इस मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाई। आपसे बहुत पूछा जाएगा मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साइंटिफिक नेम क्या है मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवा। दोस्तों मटर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। तो मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम, मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 गुणसूत्र है। इसी के साथ में दोस्तों देखिए, जो ग्रेगर जोन मेंडल है, इसने आनुवांशिक लक्षणों को समझने के लिए, ये मान लो ग्रेगर जोन मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों को समझने के लिए दोस्तों संकरण करवाए। ग्रेगर जोन मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों को समझने के लिए क्या करवाई? संकरण करवाए। अब बात आती कैसे संकरण करवाए दोस्तों। आपने सुना होगा जनन का नाम। जनन दो प्रकार के होते दोस्तों एक्चुअली में, एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक। वैसे आपको प्रजनन तंत्र के अंदर पूरी जानकारी देंगे इनके बारे में। अभी सिंपली मैं आपको बता दूं, जनन दो प्रकार के हैं, एक तो लैंगिक और एक अलैंगिक। दोस्तों लैंगिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल दूं एक अलैंगिक एक लैंगिक, ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, उनको लैंगिक जनन बोलते हैं। जैसे मेल फीमेल सभी स्तनधारी। दोस्तों इनमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जैसे हमारे में कौन सा जनन होता है? लैंगिक। और ऐसा जनन जिनमें संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वो होता है अलैंगिक। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ग्रेगर जोन मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों पर जो प्रयोग किए वो किस जनन पर आधारित थे? ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग किस जनन पर आधारित थे? तो दोस्तों ग्रेगर जोन मेंडल ने संकरण करवाई, क्रॉस करवाई, और क्रॉस हमेशा दो जनकों के बीच में ही होगा। इसका मतलब कौन सा जनन? लैंगिक जनन। कौन सा जनन होगा दोस्तों? लैंगिक जनन। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देखिए ग्रेगर जोन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया पायसम सटाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम है। मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा हेरास्मेयर नामक पद पर प्रयोग किए। इसके अलावा लैंगिक जनन पर प्रयोग किए। दोस्तों देखिए होता क्या है, ग्रेगर जोन मेंडल ने जो भी प्रयोग किए, इन सभी प्रयोगों को एक पुस्तक के अंदर लिख दिया। ग्रेगर जोन मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए, इन सभी प्रयोगों का जो विवरण था, इन सभी प्रयोगों के बारे में जो जानकारी थी, वो जानकारी किसके अंदर लिखी? एक किताब के अंदर लिखी थी दोस्तों। उस किताब का, उस पुस्तक का नाम है बुरन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। बुरन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो दोस्तों ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा दी गई जानकारी किस पुस्तक के अंदर प्रकाशित की गई है? ग्रेगर जोन मेंडल ने जो भी काम किए कौन सी पुस्तक के अंदर प्रकाशित किए, कौन सी पुस्तक में लिखे दोस्तों? तो किताब का नाम है बुरन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और दोस्तों जो बुरन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब है, इस किताब के अंदर ग्रेगर जोन मेंडल ने एक सिद्धांत सिद्ध किया। और कौन सा सिद्धांत सिद्ध किया? स्वतंत्र अपव्ययन का सिद्धांत। स्वतंत्र अपव्ययन का सिद्धांत ग्रेगर जोन मेंडल ने बुरन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो किताब है, इस किताब के अंदर कौन सा सिद्धांत सिद्ध किया? स्वतंत्र अपव्ययन का सिद्धांत। और दोस्तों स्वतंत्र अपव्ययन के सिद्धांत को एक अनुपात पर सिद्ध किया गया, जो फेमस क्वेश्चन है 9:3:3:1। ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा किए गए स्वतंत्र अपव्ययन के सिद्धांत की बात करें तो
तो स्वतंत्र अपहरण के सिद्धांत को एक अनुपात के ऊपर सिद्ध किया गया और वो अनुपात था 9:3:3:1। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने दो पौधों के बीच में, कभी 4 पौधों के बीच में, कभी और ज़्यादा पौधों के बीच में क्या करवाई, संकरण करवाए। और दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो संकरण करवाई, ये संकरण कितने प्रकार के करवाई, 2 प्रकार के। एक तो था एकल संकरण और एक था द्वितीय संकरण। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो दोस्तों मेंडल के अनुसार संकरण कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के, एकल संकरण और द्वितीय संकरण। अब मेंडल ने इन संकरणों के अंदर 2 चीजों के बारे में बताया, एक तो लक्षण प्रारूप के बारे में और एक जीन प्रारूप के बारे में। तो दोस्तों दोनों के अंदर किसके बारे में बताया, एक तो लक्षण प्रारूप के बारे में और एक जीन प्रारूप के बारे में। अब दोस्तों वैसे जो मेन प्रोडक्ट होता है, कुछ भी मान लो किसी भी चीज़ के अंदर जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको जीन प्रारूप कहते हैं। और मेन प्रोडक्ट से जो चीज़ें बनती हैं, जैसी चीज़ें बनती है वो लक्षण प्रारूप होता है। अब क्वेश्चन आता है मेंडल के द्वारा कराए गए एकल संकरण का लक्षण प्रारूप क्या था। तो दोस्तों एकल संकरण का लक्षण प्रारूप है 3:1 और जीन प्रारूप है 1:2:1। मेंडल के द्वारा जो एकल संकरण करवाया गया, इस एकल संकरण का जीन प्रारूप है 1:2:1 और एकल संकरण का लक्षण प्रारूप है 3:1। और दोस्तों द्वितीय संकरण का लक्षण प्रारूप है 9:3:3:1 और जीन प्रारूप है 1:2:1:4:2:1:1:2:1। 121, 242, 121। ठीक है दोस्तों, ये तो है आनुवंशिकी के बारे में बेसिक जानकारी। अब दोस्तों जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसने जो आनुवंशिक लक्षणों से रिलेटेड प्रयोग किए, जो संकरण के, चाहे एकल हो चाहे द्वितीय हो, ये संकरण 4 चीज़ों के बिहेव पर के, 4 चीज़ों के आधार पर के, और वो 4 चीज़ें हैं DNA, RNA, गुणसूत्र और जीन। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें DNA, RNA, गुणसूत्र और जीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इन चारों से रिलेटेड 2 वीडियो बनेंगे और इन तीनों वीडियो में आनुवंशिक चैप्टर को दोस्तों पूरा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।